थे आपका लेट्स स्टडी लिटरेचर पर। टुडे वी शैल स्टडी द एड्रेस बाय मार्गा मिनको। द एड्रेस कहानी दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि और युद्ध के बाद उत्पन्न सामाजिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द घूमती कहानी है जो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। इसमें एक शब्द बहुत सार्थक भूमिका निभाती है, यानी इस कहानी की नैरेटर जो स्वयं लेखिका है मार्गा मिनको, उसके नोस्टाल्जिक फीलिंग्स यानी उन अनुभूतियों के केंद्र में है जो अनुभूतियां व्यक्ति के बीते हुए समय से जुड़ी होती हैं। उसके घर के सामान, उसके जो निजी पोजेशंस, प्राइवेट पोजेशंस और बिलोंगिंग्स होते हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। संदेश नोस्टाल्जिया के साथ बहुत गहरे एक सामाजिक उथल पुथल की ओर इशारा करता है, जिसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में तो बहुत सारे लोग युद्ध करते हुए जान गंवा देते हैं, बहुत सारे लोग तो युद्ध के कारण जान गंवा देते हैं। लेकिन इस कहानी के थीम में जो पॉपुलेशन जिसको रिप्रेजेंट करता है मार्गा मिनको का परिवार, उथल पुथल का, विध्वंस का शिकार होता है, उसमें युद्ध मुख्य और सीधे रूप से रिस्पॉन्सिबल ना होकर के जर्मन नाजीवाद रिस्पॉन्सिबल होता है। हिटलर के द्वारा फैलाया गया जो घृणा यहूदियों के खिलाफ था वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे में इस कहानी के थीम और इस थीम के चारों तरफ जो छोटे छोटे सब थीम्स हैं, उनको बहुत ही छोटे, बहुत ही शॉर्ट नैरेटिव के माध्यम से लेखिका मार्गा मिनको कन्वे करती हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक कन्वे करती हैं। एक तरफ पोजेशंस है, एक तरफ बिलोंगिंग्स है, एक तरफ नोस्टाल्जिक फीलिंग्स है घर को लेकर के। नोस्टाल्जिक फीलिंग्स का मतलब बीते हुए समय और उस समय के साथ जितने लोग जुड़े होते हैं, जो सामान, जो वस्तुएं घर जुड़ी होती हैं, उन सबों को सामूहिक रूप से जो स्मृतियां अपने अंदर एक फिल्म की तरह कैद रखती हैं, उन्हें हम नोस्टाल्जिया कहते हैं। मार्गा मिनको अपनी उन्हीं स्मृतियों को इस कहानी के माध्यम से नरेशन में तो मात्र इतनी बात आती है कि एक एड्रेस पे जाना और उस एड्रेस के साथ एक नोस्टाल्जिक फीलिंग को रिकॉल करना और लौट जाना होता है। लेकिन इस सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द जो सब थीम या और जो कहानी के केंद्र हैं वो घूमते हैं, उन पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस कहानी के समरी को जानते हैं। कहानी की शुरुआत तो होती है नैरेटर यानी मार्गा मिनको के एक ऐसे विजिट से जब वो जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर पर और नॉक करती हैं। मिसेस डॉर्लिंग निकलती हैं और एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन के साथ ये कहानी शुरू होती है। लेकिन इस कहानी का थीम जब हम समरी के रूप में देखेंगे तो कहानी की समरी में ये बात है कि मार्गा मिनको की माँ मिसेस एस युद्ध के पूर्व जो सामाजिक परिस्थितियां, जो सोशल सर्कमस्टांसेस, जो एक तरह से कह लें कि अनिश्चितता का माहौल था, अनसर्टेनिटी का जो एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो रहा था यूरोप के उन जगहों पर जो सीधे सीधे जर्मन ऑक्यूपेशन में थे, और उन्हीं में से एक जगह था हॉलैंड। जितने भी लोग थे वे सभी सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन यहूदी यानी ज्यूज, जो नॉन क्रिश्चियंस थे, यानी क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज, ये तीन जो बुक रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनमें ज्यूज अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो सबसे पहला जो बुक रिलीजन को मानने वाला पॉपुलेशन यूरोप और आसपास के देशों में था वो था ज्यूज। उसके बाद क्रिश्चियंस आते हैं और उसके बाद मुस्लिम्स। यहाँ यूरोप में विशेष करके जर्मन ऑक्युपाइड जगहों पे, ऐसे तो यूरोप में पहले से ही हम देखते हैं कि यहूदियों के खिलाफ क्रिश्चियंस के मन में
घृणा के बीच यदा कदा हम साहित्य में देखते हैं। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने भी अपने नाटकों में ज़्यूस को ही विलेन बनाया है, चाहे वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का शाइलॉक हो या फिर किसी और नाटक का कोई पात्र जो जीव है और इस नाते ही वो विलेनस है, यानी खलनायकी वाले एलिमेंट को अपने अंदर लिए हुए। इस प्रकार से यूरोप में बहुत लंबे समय से यहूदियों के खिलाफ एक घृणा का माहौल रहा था, लेकिन घृणा का माहौल हिंसक रूप ले लेता है हिटलर के समय जर्मनी में 1945 के पहले, जब नाजीवाद के नाम पर यहूदियों को ना सिर्फ उनके जीवन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, बल्कि उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके मरने पर विवश कर दिया जाता था। उनका ऐसा शोषण होता था जिसकी कल्पना करके रूह कांप उठती है। वैसे माहौल में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब जितने भी ज्यूस थे या तो वो कहीं ना कहीं हाइडिंग में रहना चाहते थे, रह रहे थे, या तो वो अपने उस देश को छोड़ करके, यदि उनके पास ऐसा कोई साधन होता तो दूर निकल जाना चाहते थे। मिसेस एस अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा ही करती हैं, लेकिन इसके पहले उनकी एक एक्वेंटेंस का मतलब एक जान पहचान की महिला मिसेस डॉर्लिंग उनसे मिलती हैं और कहती हैं कि जिस तरह के माहौल यहाँ बन रहे हैं, वैसे में तुम लोग यहाँ अगर रहोगे तो तुम्हारे जीवन पर संकट है। अगर तुम अपने घर के सामान को यूं ही छोड़ के चले जाओगे तो फिर इसे चोर लुटेरे उठा करके ले जाएंगे। यानी रहते हो तो जीवन पर संकट, छोड़ के जाते हो तो तुम्हारे सामान पर संकट। ऐसे में तुम्हें करना क्या चाहिए? तुम एक काम करो, आई कम टू योर हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। आई विल कम टू योर रेस्क्यू, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हारे उन जो कॉस्टली, जो प्रेशस, जो महंगे बहुमूल्य सामान हैं, उन्हें मैं अपने पास रख लूँगी। जब युद्ध खत्म हो जाएगा, यहाँ का माहौल एकदम नॉर्मलसी में आ जाएगा, तब तुम आना और अपने सामान ले जाना। और मिसेस एस यानी मार्गा मिनको की माँ मिसेस डॉर्लिंग की बातों को फेस वैल्यू पर लेती हैं और एक एक करके वो अपना सामान उसे ले जाने देती है। यहाँ तक कि एक बार जब मार्गा मिनको मिसेस डॉर्लिंग को सामान ले जाते हुए देखती हैं तो कहती हैं कि ये तो बड़ा कष्ट इनको हो रहा है सामान उठाने में। और हालांकि मार्गा मिनको को एक तरह का डाउट रहता है कि ये महिला जो कह रही हैं वैसा ये सामान को लौटा भी पाएंगी कि नहीं, लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती है कि नहीं नहीं, उसको इस बारे में सोचना हमारे लिए बड़ा ही गलत होगा, इट विल बी मोरली इनकरेक्ट। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे लिए वो कितना कष्ट कर रही हैं। धीरे धीरे करके वो सामान अपने यहाँ ले जाती हैं, लेकिन मार्गा मिनको की माँ मिसेस एस मार्गा से कहती हैं कि देखो, जब वो वापस आने की स्थिति में नहीं होते हैं युद्ध के दौरान, तब उसे मार्गा मिनको को बताया जाता है उसकी माँ के द्वारा कि जब कभी भी नॉर्मलसी लौटेगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तब तुम जाना और मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस मैं तुम्हें दे रही हूँ, वे तुम्हें अवश्य ही पहचान करके तुम्हारे सब सामान को वापस कर देंगी, क्योंकि वो बड़ी ही एक भली महिला है। ऐसे एक तरह का एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस करके उसकी माँ अपने लगभग जितने भी कीमती सामान जो आसानी से यानी पोर्टेबल ऑब्जेक्ट्स दे देती हैं। लेकिन होता क्या है, जब मार्गा मिनको एक लंबे समय के बाद उसकी माँ के द्वारा दिए गए एड्रेस, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी है द एड्रेस, पर पहुँचती हैं, यानी उस घर का नंबर है 46, तो सबसे पहले तो मिसेस डॉर्लिंग मार्गा मिनको को पहचानने से ही इनकार कर देती हैं, दरवाज़ा भी ठीक से नहीं खोलती हैं। और जब मिसेस डॉर्लिंग को इस बात का एहसास हो जाता है कि मार्गा मिनको तो कहीं ना कहीं उन सामानों को ले जाने की नीयत से आई है, जो सामान उसने बड़ी ही मेहनत से एक एक करके मार्गा मिनको की माँ से ठग करके अपने यहाँ ले आई हैं, और इतने लंबे समय से उनका उपभोग करते हुए अब उन सामानों से बिछड़ जाने का जो एक भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है मिसेस डॉर्लिंग के मन में, उससे वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह लें कि वो डर जाती हैं।
इसीलिए सबसे पहले पहचानने से इनकार करती हैं। लेकिन मार्गा मिनको जो स्वेटर कार्डिगन पहने रहती हैं मिसेस डॉर्लिंग, सबसे पहले तो उसी को पहचान लेती है। लेकिन जब मार्गा मिनको को लगता है कि नहीं, मिसेस डॉर्लिंग उनसे बात नहीं करना चाहती हैं, शी इज जस्ट रिलक्टेंट टू स्पीक टू हर, तो वो वहाँ से लौटने का मन बना लेती हैं कि छोड़ो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स फ्यूटाइल, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो स्टेशन पे लौट जाती हैं तो फिर उनके मन में एक बात आती है, यानी जो नोस्टाल्जिक फीलिंग है एक बार फिर तीव्र आवेग से उन्हें कहता है कि तुम लौट करके एक बार जाओ तो सही, एक बार देखो तो सही, कि हो सकता है कि इस बार मिसेस डॉर्लिंग तुम्हें ढंग से इंटरटेन करें। और जब वो दूसरी बार लौटती हैं तो इस बार मिसेस डॉर्लिंग की जगह उनकी बेटी उनका स्वागत करती है, मार्गा मिनको का। लेकिन उसकी बेटी उन्हीं के द्वारा या उसी के घर के सामानों को कुछ इस तरह से, पहले तो जब वो उसके घर में जाती है तो कुछ सामानों को तो देखते ही वो पहचान लेती है, यानी यहूदियों के रिलीजन और रिचुअल से जुड़े हुए कुछ सामान होते हैं, और फिर कुछ सामान ऐसे होते हैं जो टेबल पे इस तरह से रखे होते हैं जैसे कि वो लंबे समय से उपयोग में आ रहे हों, और जिस प्रकार से, जिस इंटरेस्टिंग तरीके से, जिस दिलचस्पी के साथ मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो एक एक सामान को मार्गा को दिखाती है और कहती है कि देखिए ये फला है, ये ठिकाना, ये चांदी के चम्मच, ये चांदी के बर्तन। तो मार्गा वहाँ थोड़ी देर तो ठहरती है, और यहाँ तक जब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कहती है कि मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाती हूँ, तो वो उसके जाने और लौट के आने के पहले ही वहाँ से चली जाती है। और संभवतः उसके मन में यही बात होती है कि देखो, मैंने भी बचपन से जिन सामानों के बीच अपना बचपन बिताया, अपना जीवन बिताया, उनसे मेरी एक नोस्टाल्जिक फीलिंग जुड़ गई। मैं स्वयं उससे जुड़ी हुई थी, और ये लड़की जिसे ये पता भी नहीं कि ये सामान इसकी माँ ने किस प्रकार से ठग करके, किसी को ड्यूप करके लाए हैं, डिसीव करके लाए हैं, अगर इसे इस बात की जानकारी होगी तो इसे बहुत ही ठेस लगेगा। ऐसे में मार्गा के द्वारा उसे रियलिटी बताना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। तब मार्गा क्या करती है, वो वहाँ से चुपचाप चली आती है, और यहाँ जो थोड़ी देर पहले तक सिर्फ और सिर्फ मार्गा की जो नोस्टाल्जिक फीलिंग थी, उसमें एक दूसरे व्यक्ति की नोस्टाल्जिक फीलिंग जुड़ जाती है, यानी एक दूसरी बच्ची भी उसी नोस्टाल्जिया के साथ जी रही होती है जो नोस्टाल्जिया मार्गा मिनको के पास है, यानी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी। ऐसे में मार्गा के लिए सबसे अच्छा होता है कि उन बातों को बड़े प्लेजेंट तरीके से, चूंकि एक कुहक होती है, नोस्टाल्जिया में सिर्फ एक हैप्पीनेस ही नहीं होता है, उस हैप्पीनेस के साथ एक दर्द जुड़ा होता है, क्योंकि नोस्टाल्जिया हम कहते ही उस चीज़ को है जो बीत चुका है, जो अब कभी लौट के नहीं आएगा, वो जो सिर्फ हमारी याद में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और उसके कॉस्ट या उनके प्राइस को लेकर के फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि वस्तुएं तो नई भी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जिन वस्तुओं के साथ हमारा जुड़ाव होता है, जिस घर के साथ हमारा जुड़ाव होता है, जो फीलिंग्स होते हैं, उन फीलिंग्स को नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए प्रश्न यहाँ वस्तु का नहीं होता है, और लेखिका एक तरफ जहाँ अपनी और अपने ही समान या समानांतर एक दूसरी लड़की के अंदर उसी तरह की नोस्टाल्जिक फीलिंग के जो बनने की प्रक्रिया है उस ओर इशारा करती है, वहीं दूसरी ओर ये कहानी जो है युद्ध की त्रासदी की भी कहानी कहती है। कैसे जो युद्ध है वो परिवार के परिवार, ये तो एकमात्र परिवार था नहीं, एकमात्र यहूदी परिवार ऐसा तो नहीं था, ऐसे हजारों यहूदी परिवारों ने ऐसी ही त्रासदियां दूसरे विश्व युद्ध के पहले और बाद में देखी, उनके जीवन नष्ट हो गए। आपको एनी फ्रैंक की डायरी, यानी द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की जानकारी होगी, जिसमें एनी फ्रैंक जब डायरी लिखना शुरू करती है उसके कुछ ही दिनों के बाद नाजी जो ऑक्यूपेशन था, उसका जो एट्रोसिस बिहेवियर था, उसके कारण यहूदियों को छिप कर रहने की जो व्यवस्था आ गई थी, उस दौरान ने जो उसने अकाउंट लिखा वे तो बहुत ही पॉइगनेंट, बहुत ही मर्मस्पर्शी थे ही थे। लेकिन इसके बाद जब हम उन लोगों की कहानियाँ बाद में जब हिस्टोरिकल
डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स पढ़ते हैं, जब हम उनके क्रॉनिकल्स को जानते हैं तो हमें और भी जबरदस्त झटका लगता है कि कैसे हजारों परिवार, लाखों लोग तबाह हो गए। तो एड्रेस कहानी में मुख्य केंद्र बिंदु तो नोस्टाल्जिया, यानी एक एड्रेस जहां से एक दूसरे एड्रेस से जुड़ी हुई यादों को जीना था, उसके इर्द गिर्द बुनी जाती है। लेकिन सब थीम के रूप में युद्ध की जो त्रासदी है, दैट हैज ऑल्सो बीन डिस्कस्ड एट लेंथ। समरी तो सिर्फ इतनी है, लेकिन जब हम इसके एक एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उनके अंदर के जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनको देखते हैं, और उनके साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहानी का जो थीम धीरे धीरे उभर कर आता है, उसका जो सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय जो उसका जो कह सकते हैं कि मुख्य जो विचार है, वो जब आता है तो हमें लिटरेचर का जो एक पर्पस है लाइफ में, वो हमें सॉल्व होता हुआ, सार्थक होता हुआ दिखता है। क्योंकि लिटरेचर सिर्फ कहानी नहीं है। कहानी को समरी के रूप में हम और भी छोटा करके कह सकते हैं। मार्गा मिन्को एक लड़की थी, एक एड्रेस पे जाती है, वहाँ उसके कुछ सामान पड़े होते हैं, जो सामान विषम परिस्थितियों में उस महिला ने ला करके रखे होते हैं। जब वो महिला उससे मिलती है तो उसे पहचानने से इनकार करती है। वो लौट के रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है और फिर लौट करके जाती है, उसकी लड़की मिलती है। उसकी लड़की भी उन सामानों को इस रूप में दिखाती है जिस रूप में कभी ना कभी मार्गा मिन्को उसे दिखा सकती थी। ऐसे में मार्गा मिन्को को लगता है कि जो उसकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग इस लड़की है, इस कारण लौट आती है। कहानी के थीम को तो हम, या समरी को तो हम इतने छोटे में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लिटरेचर का पर्पस क्या है? लिटरेचर का उद्देश्य है कि हम लिटरेट, यानी कि हम शब्दों के जादूगरी से अपनी भावनाओं को जितनी गहराई से उकेर सकते हैं। ठीक है, क्लास 11 में इसे चैप्टर नंबर 2 के रूप में पढ़ करके हमें क्वेश्चन आंसर करना है, उसे लिखना है। ये तो इसका एक प्रैक्टिकल पर्पस हुआ, लेकिन इसका जो लाइफ लॉन्ग पर्पस है कि इस कहानी से हम जो सीखते हैं, इसके एक एक सेंटेंस में जो हम शब्दों का ताना बुना जब हम पढ़ते हैं, तो लिटरेचर के माध्यम से एक समृद्ध भाषा को सीखने की भी प्रक्रिया होती है। और सीखने के साथ साथ हम एक और चीज़ करते हैं, हम स्वयं भी अपने अंदर उन फीलिंग्स को लाते हैं जिससे कि एक सभ्य समाज की रचना हो सके। तो आज मैंने थीम और समरी की चर्चा की, लेकिन हम इसको थोड़े और डिटेल में जा करके इसके नेक्स्ट पार्ट में द एड्रेस के समरी को हम उसके जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उनके कुछ सेंटेंसेस, जो और महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, उनको वर्ड्स, फ्रेजेस, इनको लेके चर्चा करेंगे। और उसी पार्ट में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डील करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ समरी तक सीमित रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।